बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है पेंशन से जुड़ा हुआ, लेकिन सेशन इंपॉर्टेंट पेंशन के साथ साथ उन लोगों से भी जुड़ा है जो तमाम प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और उनके लिए सबसे प्रेफरेंस में होता है सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी का जो जॉब सिक्योरिटी वाला एक एंगल है, उसके साथ जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एंगल होता है वो होता है पेंशन का। हाल ही में केंद्र सरकार ने पेंशन से जुड़ा एक ऐसा फैसला लिया है जिसके चलते बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स उन्हें अब मोटिवेट कर रहे होंगे कि देख, केंद्र सरकार भी पेंशन के बारे में ये फैसला कर ली है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर ले, सिलेक्शन हो जाएगा तो पेंशन भी मिलती रहेगी। क्या है ये पेंशन से जुड़ी कहानी, आज के सेशन में हम डिटेल में बताएंगे, क्योंकि भारत सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम 2024 लेकर आई है जो अगले वर्ष अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। स्कीम लॉन्च हुई, क्या विशेषताएं रही, किस प्रकार से ये न्यू पेंशन स्कीम से अलग है, किस प्रकार से ये ओल्ड पेंशन स्कीम से अलग है, तमाम बातें आज के सेशन में होंगी। लेकिन वर्तमान में ही क्यों लाई ये भी हम जानेंगे, लोकसभा चुनावों से पहले क्यों नहीं ले आई, ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों नहीं ले आई, तमाम सवाल जितने भी हैं वो आपके आज के इस सेशन में किए जाने हैं। ठीक है, तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्रूव्ड बाय पीएम मोदी लेड कैबिनेट, ये सुर्खी बनती है और देश भर के 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे, इसलिए आज का ये सेशन बहुत मायने रखता है। और 23 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे, उनकी देखा देख अगर कोई राज्य सरकार भी एनपीएस के स्थान पर यूपीएस को अपना लेती है तो लगभग देश में 90 लाख कर्मचारी हैं जो इनसे सीधे प्रभावित होंगे। और 90 लाख कर्मचारी का मतलब है लगभग 3.5 करोड़, अगर औसत एक घर में 4 लोग भी रहते हैं तो 3.5 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। और अगर ऐसा होता है तो इनडायरेक्ट तरीके से बहुत सारे युवा जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इस बात से मोटिवेट होंगे कि देखो, सरकारी नौकरी में सरकार पेंशन देती है, पेंशन देती है आफ्टर रिटायरमेंट, इसके लिए सरकारी नौकरी करनी चाहिए। तो एक तरह से इसका बहुत व्यापक प्रभाव क्षेत्र है, इसी के लिए आज के हम इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, पीआईबी की कटिंग देख लेते हैं। कैबिनेट ब्रीफिंग बाय यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी नेशनल मीडिया सेंटर में वो करते हैं और अपने स्तर पर वो सारी जानकारी देते हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट आता है और वो कहते हैं कि हम लोग सरकार की तरफ से उन कर्मचारियों को जो केंद्र के लिए काम कर रहे हैं उनकी नेशनल प्रोग्रेस में योगदान को ध्यान में रखते हुए अपनी तरफ से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आए हैं। इसके बारे में सब तरफ से अपडेट आता है। शनिवार 24 अगस्त के दिन ये जानकारी बाहर निकल कर आती है। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से भारत में लागू हो जाएगा और जो अब तक एनपीएस चला आ रहा था, यानी न्यू पेंशन स्कीम चला आ रहा था, वो लोग अगर एनपीएस के साथ ही रहना चाहते हैं तो रहें, अदरवाइज उन्हें भी एक मौका अवश्य दिया जाएगा कि वो एनपीएस छोड़कर यूपीएस में आ जाएं। अब ये एनपीएस छोड़कर यूपीएस में आ जाएं, यूपीएस की क्या विशेषताएं हैं, ओपीएस क्या है, ये सारी बातें आज के सेशन में बहुत ही बेसिक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। एक आसान लाइन में इतना सा समझ लें कि जब सरकारी नौकरी आप कर रहे होते हैं तो नौकरी के साथ भी और नौकरी के बाद भी, आपके साथ भी और आपके बाद भी, इसी के लिए सरकारी नौकरियां जानी जाती हैं। आपने 60 साल या 58 साल तक जो भी आपके राज्य की सीमा है, केंद्र की जो स्टेट है, केंद्र की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग सर्विसेज दी, उसके बाद आप रिटायर हुए तो रिटायरमेंट के बाद भी सरकार आपका ध्यान रखते हुए आपको एक पेंशन देती है। पेंशन रिटायरमेंट के बाद की सैलरी है जी, वो जो आपके बिना काम किए मिल रही है, आपने जो काम किया था उसी को ध्यान में रखते हुए मिल रही है कि आपने 60 साल तक बहुत देश के लिए सेवा की थी, अब आप जब तक जिंदा हैं आपको ये अमाउंट मिलता रहेगा। लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता है पेंशन के समय पर तो आपके जो परिवार में आपके जस्ट आश्रित हैं उनको आपकी यह पेंशन मिलती रहती है। इस प्रकार से सरकारी नौकरियों के प्रति जनता का जो सबसे बड़ा रुझान है वो निकल कर आता है कि भाई, सरकार में पहले तो जॉब सिक्योरिटी है कि 60 साल तक नौकरी रहेगी, उसके बाद में अगर आप रिटायर होते हैं तो रिटायर के बाद आपको पेंशन मिलती रहेगी, घर बैठे आपको अपने जीवन यापन के लिए धन मिलता रहेगा। और अगर आप पेंशन पर मर भी जाते हैं तो आपके जो आश्रित हैं उन्हें भी काम करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ अमाउंट उन्हें भी मिलता रहेगा। ये असली पेंशन कंसेप्ट है। 1 जनवरी 2004 में भारत में जब अटल जी की सरकार हुआ करती थी तो अटल जी ने इस पेंशन की पूरी कहानी को जो मैंने आपको अभी तक सुनाया, इसे रिप्लेस कर दिया न्यू पेंशन स्कीम से। तो वर्ष 2004 से लेकर 24 तक केंद्र के जितने भी कर्मचारी हैं इन्हें न्यू पेंशन स्कीम में डाला गया। तो अब ऐसे समझिए कि भारत में सरकारी नौकरियों के साथ जो पेंशन मिला करती थी उसे आप ओल्ड पेंशन स्कीम कहते थे,
कब तक के लिए मिला करती थी? 2004 तक के लिए। 2004 में केंद्र सरकार में अटल जी की सरकार ने नई पेंशन योजना लाए और नई पेंशन योजना में उन्होंने कुछ ऐसे परिवर्तन किए जो परिवर्तन कर्मचारियों को अपने हित में नहीं लगे। जैसे अपने हित में नहीं लगे ऐसे क्या फैसले थे जो केंद्र सरकार लेकर आई? कुछ नॉइजेस आ रही हैं, एक सेकेंड। हाँ, हाँ जी, माफी चाहता हूं। ऐसे में अब स्थिति ये निकल कर आई कि एनपीएस में जो ओपीएस की फैसिलिटीज थी वो सरकार ने कुछ घटा दी थी। उनके स्थान पर कुछ नई फैसिलिटीज के साथ सरकार ने लोगों को एक राह दिखाई कि देखो आने वाले समय में ना आपका पैसा शेयर मार्केट में लगाएंगे। वो क्या व्यवस्था थी वो भी हम बताएंगे। और बोले वो लगा करके आपको एक लमसम अमाउंट देंगे, लेकिन हाँ ये तय था कि जो ओपीएस में बेनिफिट मिला करते थे एनपीएस में वो बेनिफिट नहीं थे। इसके चलते देश भर में एनपीएस के खिलाफ कर्मचारियों का विरोध रहा, लेकिन सरकार इस बात को यह हवाला देते हुए कर गई कि देखो आप लोगों को पेंशन देने पे हमें बहुत खर्चा उठाना पड़ता है, हमारा बहुत नुकसान होता है, हमारा बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। ऐसे में केंद्र सरकार को एनपीएस लाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ऐसे कह के एनपीएस ले आए थे और उन्हीं की देखा देख बहुत सारी राज्य सरकारें भी एनपीएस ले आई। एनपीएस आ गया साहब, लेकिन अब केंद्र सरकार उस एनपीएस के स्थान पर यूपीएस लेकर आई है, जिसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, जिसे लोग एनपीएस से अच्छा बता रहे हैं और ओपीएस की तुलना में कुछ कमियों वाला पा रहे हैं। ऐसे में क्या कमियां हैं यूपीएस में, क्या अच्छाइयां हैं, एनपीएस से क्यों बेहतर है, और एनपीएस जिनको मिल रहा था जो 4 से लेकर 24 तक के कर्मचारी थे उनका क्या होगा? पहले तो उनका जान लो। 4 से 24 तक के कर्मचारियों को भी यूपीएस का लाभ मिलेगा, यानी कि वो कर्मचारी जो उस दौर में लगे थे उनको भी इसका लाभ मिलता रहेगा। और इवन जो एनपीएस के कारण अभी रिटायर होकर जा भी चुके हैं उन्हें भी इस यूपीएस के आने के बाद सामंजस्य का अमाउंट कि हाँ भाई इतना पैसा तुम्हें कम मिला था तो चलो तुम्हें यह पैसा और दे देते हैं। ऐसे समझो कि एनपीएस के बाद यूपीएस के आने से केंद्र सरकार के ऊपर धन का मतलब ज्यादा असर पड़ेगा, यानी कि एक प्रकार से बोझ ज्यादा पड़ेगा। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जब केंद्र पर ज्यादा बोझ पड़ेगा इसका स्वाभाविक अर्थ है कि जनता को अब ज्यादा पैसा मिलेगा आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, तो जनता के पर्सपेक्टिव से अगर बात करते हो तो यूपीएस एनपीएस से अच्छी घटना कोई घटी है जिसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं केंद्र के रेस्पेक्ट में कि साहब केंद्र कब ज्यादा पैसा खर्च होगा, तो केंद्र वाले इसको अपने लिए तो नुकसान ही बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो यूपीएस के अंदर कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को मैं एक एक करके आपके सामने डिटेल में डिस्कस करूंगा, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट यह है कि व्यक्ति जब केंद्र की सरकार की केंद्रीय जो कर्मचारी है उसकी नौकरी से जब रिटायर्ड होगा तो उसके बाद में एक निश्चित पेंशन दिया जाना शुरू होगा। आखिरी साल जब उसकी नौकरी का है उस समय नौकरी के दौरान 12 महीने में जो उन्हें एवरेज बेसिक सैलरी मिल रही है उसका 50% उनको पेंशन में दिया जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति आखिरी महीने में रिटायरमेंट के बिल्कुल नजदीक लाख रुपए की तनख्वाह पा रहा है तो 50,000 उनकी पेंशन होगी। पहली चीज तो ये, और ये पेंशन पाने के लिए उन व्यक्ति के पास में कम से कम 25 साल की सर्विस होनी चाहिए। आप कहेंगे सर किसी की 25 से कम रह गई तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति नौकरी 50 साल की उम्र में लगा हो, 45 की उम्र में लगा हो। पोस्ट कई बार ऐसा होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेना से रिटायर होकर के आते हैं या फिर किसी ऐसे कोटा के तहत नौकरी पाते हैं जो कि सरकार के द्वारा एज रिलैक्सेशन में काउंट होता है। उनका क्या होगा भाई? सरकार ने एज रिलैक्सेशन देकर के, जैसे स्टेट के अंदर अगर आप राजस्थान में नौकरी करते हैं तो राजस्थान में 40 साल की उम्र तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, 60 साल में आप रिटायर्ड हो जाएंगे। 25 की तो उम्र ही नहीं हुई। हालांकि एनपीए ये जो यूपीएस है ये राजस्थान पर अभी लागू नहीं हुआ है, राजस्थान में ऑलरेडी ओपीएस चल रहा है गहलोत सरकार की तरफ से, जब गहलोत जी थे उन्होंने घोषणा की थी। लेकिन पॉइंट ये है कि जिनके 25 पूरे नहीं हुए, 25 क्यों पूरे नहीं होते? क्योंकि कई लोग तो 40 की उम्र में नौकरी में आते हैं और कई एडिशनल रिलैक्सेशन पाकर कई लोग तो ऐसे हैं जो 45 से अधिक उम्र में जॉब में आ रहे हैं, सरकारी नौकरी में आ रहे हैं। आकर के 10-15 साल की नौकरी बची, उनका क्या होगा? तो उनके लिए कहा गया है कि अगर किसी ने मिनिमम 10 साल की नौकरी भी की है तो भी उन्हें पेंशन मिलेगी। लेकिन हां, उन्हें 25 साल की नौकरी पूरी करने वाले को जैसे 50% आखिरी तनख्वाह का मिलती है,
उन्हें ऐसा नहीं मिलेगी। तो बोले फिर उन्हें मिनिमम 10,000 रुपये तनख्वाह पेंशन मिलेगी। अगर किसी ने 10 साल की सर्विस की है तो 10,000 रुपये उसको पेंशन दे दी जाएगी। मतलब ये मैटर नहीं है कि उन्होंने 10 साल नौकरी की और आखिरी समय पर उनकी तनख्वाह मान लो लाख रुपए थी तो भी उनको पेंशन 10,000 ही मिलेगी, उनको 50,000 नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो जो लोग लेट ज्वाइनिंग करते हैं, लेट नौकरी में जाते हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा टेंशन वाली बात है। जब ओपीएस हुआ करता था तो ओपीएस में ये कोई प्रावधान नहीं था कितने साल की नौकरी, सीधा था आप नौकरी से रिटायर्ड होंगे तो आपको आपकी आखिरी तनख्वाह का आधा मिल जाएगा। यहां इस तरह का प्रावधान डाल दिया गया, यानी एक तरह से जो लेट एंट्री करके आते हैं लोग, जैसे मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सेना से रिटायर्ड होकर के आते हैं, रिटायर होकर के रिटायरमेंट के बाद वो जॉब में एंट्री करते हैं। तो जॉब में एंट्री करते हैं तो उनके लिए जनरली ज्वाइनिंग का जो एज है वो थोड़ा लेट होता है, तो संभवतः वो 25 साल की एज पूरी ना कर पाएं, या फिर वो लोग जो कि कई प्रकार के रिलैक्सेशंस के थ्रू पहुंचे हैं उन्हें इस तरह के लाभ नहीं मिलेंगे। सीधा सीधा सा ये लाइन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छा, पेंशन के लिए 25 साल। अब हाँ, एक चीज और, 10 और 25 क्या ये दो ही क्राइटेरिया नहीं, ये प्रोपोर्शनेटली रखें। जैसे किसी की 20 साल की नौकरी है तो उस तरह से फिर समायोजन कर लेंगे कि हाँ भाई 20 साल में इसको कितनी मिलनी चाहिए। तो सरकार ने इस पर अभी कोई स्पष्ट लाइन नहीं बताई है। अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो परिवार को भी एक निश्चित पेंशन दी जाएगी, जो कर्मचारी को जो पेंशन मिलने वाली थी उसका 60% होगी। मान लो कि मरने पर, मतलब मरने से पहले किसी कर्मचारी को 50,000 रुपये पेंशन मिल रही थी तो उसका 60% यानी 30,000 रुपये पेंशन अब उनके परिवारजनों को मिलने लगेगी। ठीक है, और मिनिमम एश्योर्ड पेंशन उनको दी जाती रहेगी, ऐसा यूपीएस के अंदर कहा गया है। इसमें इंडेक्सेशन को भी जोड़ा गया है, मतलब एक तरह से जो महंगाई बढ़ रही है उस महंगाई की वजह से जो एक्स्ट्रा पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि पता चल रहा है कि आज आप बोल रहे हो 10,000, पता चल रहा है 20 साल बाद में इस 10,000 की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई। तो ऐसे में महंगाई का भी एडजस्टमेंट चलता रहेगा। जैसे ओपीएस में हुआ करता था, ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम 2004 से पहले वाली, उसमें महंगाई भत्ता ऐड होता जाता था कि महंगाई बढ़ी है, और महंगाई को काउंट करने के लिए क्या होता है, देश भर में महंगाई के लिए एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर वाला जो सूचकांक है उससे अंदाजा लगाएंगे कि कितनी महंगाई बढ़ी, उसको एडजस्ट करते हुए इस यूपीएस में भी पेंशन दी जाएगी, जस्ट लाइक ओपीएस। ठीक है, तो यहां पर ओपीएस की तरह ही डियरेंस अलाउंस दिया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले दिया जाता है, यानी डीए की तरह ही यहां पर भी एक महंगाई के साथ साथ महंगाई का भत्ता दे दिया जाएगा जो कि ग्रेजुएटी से अलग होगा। ठीक है, महंगाई भत्ता दिया जाएगा, ये जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी, हमने इस बारे में सारी जानकारियां आपको दी। हालांकि इस बारे में बहुत से लोगों का काफी सारा प्रश्न था कि इससे सरकार के ऊपर अतिरिक्त भार क्या आएगा। तो 6250 करोड़ रुपए इस वर्ष के लिए, यानी 25-26 के लिए जब पेंशन बटेगी उस समय 6250 करोड़ रुपए अतिरिक्त भार केंद्र सरकार पर आएगा, और साथ में 800 करोड़ रुपए सरकार को, जो आज से पहले लोग रिटायर हो गए हैं उनके पैसों को सेट करने में, कि हाँ भाई आपको एनपीएस की वजह से ये नुकसान हुआ था, उसको हम एडजस्ट कर देते हैं, उसके लिए 800 करोड़ रुपए जो कि अनाउंस कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के सरकार को 7,050 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आने वाला है इस साल, इस योजना के आने के चलते। ठीक है, ऐसे में यह तो तय हो गया कि एनपीएस वर्सेस यूपीएस में एनपीएस से ज्यादा सरकार को खर्च करना पड़ेगा, और ऐसे में यूपीएस की वजह से आम जनता को अधिक लाभ होगा। तो आम जनता को जो अधिक लाभ होगा उसको और हम डिटेल में चलते हैं, लेकिन उससे पहले सरकार ऐसा क्यों की, तो इसके पीछे सीधा सा गणित तो यही है कि साहब वोट बैंक की राजनीति है, इसके लिए की होगी। सरकार को लगता है कि हर राज्य में डिमांड उठ रही है कि ओपीएस ले आओ, ओल्ड पेंशन स्कीम वापस ले आओ, राज्य के कर्मचारी, केंद्र के कर्मचारी लगातार डिमांड कर रहे हैं, एनपीएस के अंदर कर्मचारीगण खुश नहीं हैं। ऐसे में वोट के लिए, साथ ही साथ क्या हुआ कि केंद्र की जहां सरकार नहीं है, जहां अपोजिशन की सरकार थी, जैसे राजस्थान के अंदर पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो अशोक गहलोत साहब जो हैं उन्होंने ओपीएस लागू कर दी थी। ओपीएस की घोषणा से जनता में बड़ा ही सकारात्मक असर आया था, मतलब लोगों के अंदर एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई थी कि सोचो 20 साल से जो केंद्र नहीं कर पा रहा था वो यहाँ पे इन्होंने कर दिया है। अब हुआ ये था कि उस समय तक ये लोगों के बीच में बड़ा चर्चा का विषय था कि सरकार अगर पेंशन में इतना पैसा बांटेगी तो भाई हमारे ऊपर बहुत ज्यादा आर्थिक भार आ जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें कि सरकार को फ्रीबीज में पैसा नहीं बांटना चाहिए, लेकिन हाँ केंद्र के जो अपोजिट सरकारें थी जिन राज्यों में, उनमें जो ओपीएस की घोषणा होने लगी तो हर राज्य के अंदर से ये डिमांड उठने लगी कि क्यों नहीं, जब राजस्थान जैसा राज्य कर सकता है तो और राज्य क्यों ना करें।
ऐसी डिमांड के चलते केंद्र पर एक नेचुरल प्रेशर क्रिएट होने लगा कि नहीं भाई, ओपीएस जैसा, या तो ओपीएस लाओ, और अगर ओपीएस नहीं लाए तो ओपीएस जैसा कुछ लाओ, क्योंकि ओपीएस लाते तो अपोजिशन ये कहता कि ये तो हमारी योजना की कॉपी है, तो फिर उसकी जगह कुछ और योजना। तो इसीलिए केंद्र सरकार ने 2023 में एक समिति गठित की थी, और उस समिति का काम यही था कि वो ये जानकारी जुटाएगी कि ओपीएस का किस तरह से बेटर वर्जन लाया जा सकता है और एनपीएस को कैसे रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि अपोजिशन के जहां जहां सरकारें थी वहां पर ओपीएस की डिमांड हो रही थी। जनता, कर्मचारी जो पुराने लोग हैं वो पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा दिसंबर 2003 के अंदर जो ओपीएस हटा करके एनपीएस लाई गई थी, उसको रिप्लेस करने के लिए टीवी सोमनाथन की अगुवाई में अप्रैल 2023 में एक कमेटी गठित की गई, क्योंकि लगातार विभिन्न राज्यों में जिस तरह से पुरानी पेंशन योजना की मांग उठने लगी, इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र ने फिर एक समिति बनाई, और उस समिति ने हर राज्य के जो फाइनेंशियल सेक्रेटरी हैं, वहां के बड़े लीडर्स हैं और कर्मचारी यूनियन हैं, उनके साथ चर्चा की। उसके बाद कमेटी ने कैबिनेट को न्यू पेंशन स्कीम में बदलाव की कुछ सिफारिशें दी। वही सारी सिफारिशें हैं जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से निकलकर आपके सामने आई हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी। इसका मतलब यह है कि केंद्र को भी यह समझ में आ गया था कि ये जो डिमांड उठ रही है ये दूर तलक जाएगी, आने वाले समय में उन लोगों के लिए भी ये बड़ा कारण बनेगी जो तैयारी कर रहे बच्चे हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग इस योजना के बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रखते थे कि सरकार ओपीएस जैसा कुछ लेकर आए। तो अब कितना नजदीक पहुंच गई है ये ओपीएस के? यूपीएस सामने आई और सरकार कह रही है कि ये एनपीएस में आ रही सारी शिकायतों को दूर कर रही है, और ये बिल्कुल ओपीएस की तरह, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ही एक सुनिश्चित पेंशन लेकर आई है, यानी कि प्रॉपर तरीके से आपको यहां पर पुरानी पेंशन की तरह अब पेंशन मिलना शुरू होगी। अच्छा साहब, निश्चित पेंशन की बात क्या है, अब वो जान लीजिए। देखो क्या था ना कि जब न्यू पेंशन स्कीम आई थी, अब इसमें कुछ बच्चे ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो सबसे ज्यादा लेटेस्ट है ना उसका नाम यूपीएस है। न्यू पेंशन स्कीम जब मैं शब्द यूज कर रहा हूं तो ये 2004 से चालू हुई पेंशन स्कीम है, जो 24 तक चली, जो 1 अप्रैल 2025 को यूपीएस में बदल जाएगी। ठीक है, तो जो न्यू पेंशन स्कीम थी ना, उसमें क्या था कि निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं थी। गारंटी नहीं थी से क्या मतलब है कि इंटरेस्टिंग बात, न्यू पेंशन स्कीम केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए भी नहीं थी, कोई भी प्राइवेट कर्मचारी भी अपनी तनख्वाह से एनपीएस में एंट्री कर सकता था। जो एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम थी, इसमें होता यह था कि कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी होती थी और जो उनको डियरेंस अलाउंस मिलता था, महंगाई भत्ता मिलता था, उसका 10% हिस्सा काट लिया जाता था, यानी सरकार अपने पास रख लेती थी। मान लीजिए किसी व्यक्ति की 50,000 सैलरी है, बेसिक सैलरी में से 5,000 सरकार ने अपने पास रख लिए। अब उन 5,000 को शेयर मार्केट में सरकार निवेश कर देती थी कि भाई इस पैसे को हम शेयर बाजार के अंदर लगाएंगे। ठीक है साहब, शेयर बाजार का अगर प्रदर्शन अच्छा रहा, और जनरली ऐसा होता है ना, जैसे आप में से बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी लगाते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसा लगाते हैं, हालांकि उसके बावजूद भी एक लाइन म्यूचुअल फंड्स में लिखी हुई आती है कि भाई ये बाजार के अधीन है, बाजार से प्रभावित भी होंगी। तो आपने जो पैसा लिया वो, मतलब सरकार ने आपका पैसा काटा और काट करके उसको शेयर बाजार में लगा दिया। अब शेयर बाजार में उस पैसे ने क्या मतलब ऊंचाइयां पकड़ी कि नीचाइयां पकड़ी कि कहां रह गया, मार्केट है साहब, मार्केट कभी क्रैश कर गया, तो गारंटी नहीं है। आपका पैसा लग तो गया, पैसा लग गया, अब ये गारंटी नहीं है कि ये पैसा बढ़कर ही मिलेगा। हो सकता है आपका 10-10% करके पैसा तो खूब सारा इकट्ठा हो गया, लेकिन लास्ट मोमेंट पर जब आप तलाशने पहुंचे, बोले साहब मार्केट क्रैश हो गया इसलिए हम कुछ नहीं दे पाएंगे। तो श्योरिटी नहीं थी। शेयर मार्केट के नाम पर बहुत से लोग डरते भी तो हैं। ऐसे में इस बात का विरोध होता था कि ना साहब हमको ये नहीं चाहिए। हालांकि आपका 10% काट के सरकार लगाए तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, मेरा पैसा आप काट कर क्यों लगाएंगे, मैं खुद ही लगा लूंगा। अगर मुझे पैसा काट के मार्केट में लगाना है तो मैं आपसे क्यों कटवाऊं। इसके पीछे सरकार ने एक एडिशनल लालच दिया हुआ था, और वो क्या था? लालच ये था कि आपको आपकी पेंशन का 14%, यानी कि आपने 10% कटाया, सरकार आपकी बेसिक पे का 14% खुद से आपके साथ इस फंड में ऐड करेगी, 14%, जब न्यू पेंशन स्कीम हुआ करती थी। ठीक है, अब क्या किया है सरकार ने? अब तनख्वाह तो अभी भी 10% कटती रहेगी, यानी ये जो यूपीएस आ रहा है इसमें 10% तो अभी भी कटती रहेगी, लेकिन जो पहले 14% कटता था,
अब वो 14% जो भारत सरकार देती थी, अब वो 18.5% देगी। यानी एक प्रकार से केंद्र सरकार कर्मचारियों के फंड में जो पैसा ऐड करेगी, जिससे उस व्यक्ति को तनख्वाह पेंशन मिलती है बाद में, उस फंड में 18.5% अपनी तरफ से ऐड कर देगी। बेसिक तनख्वाह अगर किसी की एक्स अमाउंट है तो उसका 18.5% उस फंड में ऐड हो जाएगा। तो फिर सवाल बनता है, तो एनपीएस में पहला शेयर मार्केट में पैसा लगता था, अब बोले ऐसा नहीं है, जो नेचुरल बैंकिंग में मिलने वाला इंटरेस्ट है उस तरह से चलेगा। इस कारण से यह एक निश्चित पेंशन की गारंटी देगा। कौन? यूपीएस। तो एनपीएस का सबसे बड़ा डर कौन सा खत्म कर दिया? डर यह खत्म कर दिया कि यहां पर एक निश्चित पेंशन की अवधि बना दी गई, एक निश्चित पेंशन जरूर मिलेगी। ठीक है, तो फंड में अब सरकार जो है इस तरह से काम करेगी। एक बात और थी, क्या एनपीएस के अंदर सारा पैसा ही निवेश कर देती थी क्या सरकार? पता चले बाद में आदमी कह रहा है कि साहब मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। नहीं, 40% हिस्सा ही सरकार बाजार में निवेश करती थी और उसके साथ ही सारी चीजें चलती रहती थी। अच्छा, तो क्या एनपीएस जिनके पास था वो अब यूपीएस स्कीम में शामिल हो पाएंगे? आंसर है बिल्कुल हो पाएंगे। उन्हें एक मौका दिया जाएगा कि आप अगर एनपीएस से खुश हैं कि साहब मेरा 40% पैसा मार्केट में लग रहा है, कल को पता चल रहा है मेरा पैसा ज्यादा बड़ा बन के निकलेगा, फिर मत कहना। तो अगर आपको लगता है कि मेरा पैसा सरकार के द्वारा बैंक में लगता रहे या फिर उसमें शेयर मार्केट में लगता रहे, वो सेफ है, आप वो खेलें। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं साहब ये बिल्कुल वैसे है, जैसे कुछ लोग आपसे कहते हैं ना कि आपके पास पैसा है, इसका क्या करोगे? या आप तो एफडी में लगाओगे या फिर इसको बाजार में लगाओगे, शेयर मार्केट में लगाओगे, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। तो कुछ लोग कहते हैं साहब मैं थोड़ा सा कन्वेंशनल आदमी हूं, पैसा मेरा बैंक में रखा रहे, एफडी का ब्याज मिलता रहे, फिक्स डिपॉजिट का, मैं उसमें ही खुश हूं। कुछ लोग होते हैं कि यार एफडी का परसेंटेज जितना मिल रहा है उससे तो कहीं ज्यादा परसेंटेज बाजार में एवरेज रिटर्न दे रहा है। तो जिनको लगता है कि मेरे को एवरेज रिटर्न बाजार से अच्छे मिल सकते हैं, उनके कुल जमा का 40% मार्केट में लगा है और मार्केट लगातार ग्रो हो रहा है। पुरानी कितनी भी साइकिल्स को उठा के अगर आप देखें तो मार्केट ने हमेशा फायदा ज्यादा ही दिया है फिक्स डिपॉजिट से, और आपको यह समझ में आता है तो आप कहेंगे कि साहब मैं तो एनपीएस के साथ ही ठीक हूं, मेरे को यूपीएस के साथ नहीं जाना। तो यहां पर ऑप्शन दिया जाएगा उन कर्मचारियों को जो यूपीएस में शिफ्ट होना चाहते हैं, कि वो अगर उनको लगता है कि साहब मुझे तो यूपीएस में जाना है तो यूपीएस में वो जा सकते हैं। ठीक है साहब, अब अगर हम बात करते हैं कि ओपीएस के साथ यूपीएस की तुलना क्या है, यानी कि जो नई वर्तमान में जो पेंशन आ रही है इसके तहत क्या अलग है जो ओपीएस में था और यहां नहीं था। सबसे पहली जो मैंने खूब अच्छे से यहां पर पढ़ने का प्रयास किया इस जानकारी को, तो देखो साहब जब एनपीएस आई थी ना 2004 में, तो भी आपकी तनख्वाह का 10% कटता था। ठीक है, यूपीएस आई है तो भी 10% आपकी तनख्वाह का कट रहा है। साहब जब ओपीएस हुआ करती थी ना तो आपकी तनख्वाह का कुछ भी नहीं कटता था, बस इतना बड़ा अंतर जो है ना वो बस मुझे जो ऑब्जर्व हुआ, बाकी तो लगभग एक जैसी चीजें दिखा रहे हैं। ठीक है, मतलब जब आपकी ओपीएस हुआ करती थी तो आपका जो कटा हुआ पैसा है, वो जो आप कटाते थे जीपीएफ के अंदर या ग्रेचुइटी फंड के अंदर, वो पैसा आप एक मुश्त लेके साइड हो जाते थे। यहां पर मैंडेटरी है 10% आपको अपनी तनख्वाह का कटाना, अगर आप यूपीएस में बने रहना चाहते हो तो। ठीक है, यही सबसे बड़ी जानकारी जो मुझे दिखाई दी इसमें यह है कि वेतन आधी राशि पेंशन, तो सरकारी कर्मचारी रिटायर होने के बाद कर्मचारी के वेतन की आधी पेंशन के रूप में दी जाती थी। ये सब मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया। ठीक है साहब, अब कुछ पॉइंट्स पे इन अंतर्स को तीनों को एक साथ लेके पढ़ लेते हैं। यूपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, एनपीएस का केंद्र और प्राइवेट कर्मचारी दोनों को लाभ मिलता था, दोनों प्रकार के लोग ले सकते थे। यूपीएस केवल केंद्र के कर्मचारियों के लिए। हाँ, कुछ लोग पूछेंगे कि क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी ये मिलने वाला है क्या? तो आंसर है नहीं, राज्य सरकार के कर्मचारियों को नहीं, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को। राज्य अगर चाहते हैं कि वो इस योजना में आए तो वो इस योजना में आ सकते हैं। ठीक है, ओपीएस में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती थी, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात था। एनपीएस में 10% होता था और यूपीएस में भी 10% होगा, लेकिन यूपीएस में सरकार 18.5% अपनी जेब से भी डालेगी। ओपीएस यानी पुरानी जो पेंशन स्कीम थी 2004 से पहले वाली, जिसकी डिमांड होती रही थी, उसमें जीपीएफ की फैसिलिटी हुआ करती थी, जबकि एनपीएस में यह सुविधा नहीं थी और यूपीएस में एक मुश्त राशि रिटायरमेंट के बाद दी जाने की सुविधा रखी गई है कि भाई आप लोग अपनी तरफ से जो पैसा इकट्ठा किए उसको एक मुश्त प्राप्त कर लो, कटा रहे हो ना उसको ले लो। आपको लगता है कि साहब मैंने पैसा कटाया, मुझे एक साथ चाहिए, मुझे पेंशन चाहिए ही नहीं, ले सकते हो, यह प्रावधान यहां पर है। एनपीएस शेयर बाजार से लिंक थी, यह शेयर बाजार से लिंक नहीं है। एनपीएस में 40% शेयर बाजार में लगता था। यूपीएस में रिटायरमेंट के तहत एक निश्चित पेंशन दी जाती थी जो 12 महीने के एवरेज बेसिक पे का 50% होती थी।
ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पे भी निश्चित पेंशन दी जाएगी, मतलब यूपीएस में भी दी जाएगी और एमपीएस में भी, जो अंतिम मूल वेतन का। तो यहां पर ये दोनों बराबर हैं। बस एनपीएस से अच्छा क्या हो गया है कि पहले पेंशन की श्योरिटी नहीं थी, अब पेंशन की श्योरिटी है। ठीक है, इसके साथ साथ जो पॉइंट्स हैं वो मैंने लगभग आप लोगों को बता दिए हैं। अच्छा, एक जो कर्मचारियों की क्वेरी आ रही है वो ये है कि यूपीएस में जो ब्याज पर टैक्स लगता था, मतलब इसको लेकर के ब्याज पर टैक्स लगेगा या नहीं, इसको लेकर के क्वेरी है। क्योंकि जो ओपीएस था ना, उसमें क्या होता था कि कर्मचारी जो अपना पैसा जीपीएफ में जमा कराते थे, जीपीएफ में उनको एक इंटरेस्ट मिलता था उनके जमा पैसे पर, और वो जमा पैसे का जब वो बाद में कल मतलब इकट्ठा होकर बड़ा पैसा बनता था, तो एक मुश्त तो 20 लाख मिलता ही था उनको, उसके अलावा उन्होंने कितना पैसा इकट्ठा कर लिया वो भी जो मिलता था, उस पर टैक्स नहीं लगता था। तो यूपीएस में ये बड़ा सवाल है जिस पर लोग अभी क्लैरिटी चाह रहे हैं कि भाई अगर लास्ट में हम अपना पैसा कटा के ला रहे हैं, मतलब जमा कराते जा रहे हैं 10% इधर से और 18% उधर से, मान लो कि एक आदमी अपनी तरफ से जिंदगी भर तनख्वाह में से 25 साल तक अगर 10-10 हज़ार रुपए भी जमा कराता जा रहा है, सरकार 18.5% जमा कराती जा रही है, एक बड़ी अमाउंट बनकर आ गई, उस पर ब्याज भी मिल रहा है, और ब्याज के बाद में वो पैसा जैसे उसके पास आया, सरकार ने कहा इतना पैसा, ये तो 30% स्लैब में आ गया, इसका 30% काट लो। इस पर अभी सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण लोग चाह रहे हैं। अभी बहुत सी चीजें धीरे धीरे पता चलेंगी क्योंकि अप्रैल 25 में लागू होने वाला है ये। ठीक है, अच्छा, तो ये जानकारी मैंने आप लोगों को कुल मिलाकर के यहां पर दे दी। तो रिटायर हो गए उन कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा क्या? बिल्कुल, जो रिटायर हो चुके हैं एनपीएस के तहत उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा, और इसके लिए सरकार ने बकायदा 800 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं ऑलरेडी। तो ये सारी की सारी बातें हैं, तो कुल मिलाकर मैंने आपको बता दी। तो कुल मिलाकर यूपीएस में अशोर्ड पेंशन हो गई है, तो ये एनपीएस से बेहतर है। 50% आपको आपकी आखिरी बेसिक पे का मिलेगा, लेकिन कंडीशन अप्लाई, 25 साल की नौकरी जरूरी है, और इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए महंगाई का भी इसके अंदर प्रावधान कर दिया गया, वो भी आपको मिलती रहेगी। और अगर आपकी नौकरी बहुत कम रह जाती है तो कम से कम 10 साल की नौकरी पर आपको 10,000 का मतलब तनख्वाह देने का यहां पर वादा कर दिया गया है। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से समझ लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र में नौकरी करने जुटता है, यानी कि 25 साल में कोई नौकरी पकड़ लेता है, तो इसका मतलब है 60 साल की उम्र में रिटायर्ड होगा तो 35 साल नौकरी करेगा। अगर वो व्यक्ति एनपीएस में था मतलब जब उनकी तनख्वाह में से 10% कट रहा था और सरकार उसमें 14% अपनी तरफ से ऐड कर रही थी। यूपीएस के केस में उस व्यक्ति का 10% तो कट रहा है तनख्वाह से, यानी बेसिक पे से, लेकिन सरकार कितना ऐड कर रही है? 18.5% ऐड कर रही है ना। तो इसको एक बार अंतर में देख लेते हैं। मान लीजिए कि वो व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो उसकी लास्ट सैलरी 1,36,595 रुपए, एक लमसम आइडिया लगाया अपन ने, इधर दोनों तरफ बराबर रख लिया कि मतलब यूपीएस में भी 1,36 मिल रहा है और एनपीएस में भी 1,36 मिल रहा है। सरकार यहां पर 14% अपनी तरफ से ऐड कर रही है, यहां 18.5% ऐड करते जा रही है। एम्प्लॉय का अपने अपने तरफ से 10-10% की तरफ से कंट्रीब्यूशन चल रहा है। तो ऐसे में एनपीएस का जो कार्पस बना, यानी 35 साल में उस व्यक्ति ने अपनी तनख्वाह से जो ऐड कराया वो कितना कराया? 3,59,54,344 रुपए, यानी एक तरह से 3.5 करोड़ रुपए उस व्यक्ति की 35 साल की नौकरी के बाद इकट्ठे हुए एनपीएस के कॉर्पस में। वहीं यूपीएस के कॉर्पस में उस व्यक्ति के 4.25 करोड़ इकट्ठे होंगे, क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया है। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है कि यहां पे सरकार का कंट्रीब्यूशन 14 की जगह 18.5% जो हुआ है ना, इसकी वजह से किसी आम व्यक्ति को लगभग 66 लाख रुपए का फायदा हो रहा है 35 साल की नौकरी के अंदर। यह सबसे बड़ा डिफरेंस है जो यहां पर क्रिएट हुआ है, यानी यूपीएस एनपीएस से सीधा एक बार में ही एज लेती हुई यहां दिख रही है उस कॉर्पस में जो व्यक्ति अपनी तरफ से जमा करा रहा है। ठीक है साहब, एनपीएस में उस व्यक्ति को सालाना पेंशन मिलती 1,79,000 के आसपास, तो यहां पर इसको सालाना पेंशन मिलेगी 2,13,000, यानी एक प्रकार से यहां पर पेंशन भी बढ़ी हुई मिलेगी। ये अमाउंट का डिफरेंस है जो यहां पर स्पष्ट रूप से पता चल रहा है। ठीक है, जब एनपीएस था तो उसमें इस बात का कोई प्रोविजन नहीं था कि वो रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति क्या पाएगा। लेकिन हां, अब एक बात यहां पर ध्यान देने की है, एनपीएस में जो पैसा जमा होता था उसका 40% मार्केट में लग जाता था। 40% मार्केट में लग गया तो वो 40% हो सकता है इससे बहुत आगे चला जाए। 35 साल की नौकरी में अगर कोई व्यक्ति 5,000 रुपए पर मंथ की भी एसआईपी कराए, ऐसे बहुत से वीडियो पड़े हुए हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स में निवेश करता है तो वो खेल जाता है, बड़ा खेल जाता है। ठीक है,
ऐसे में ये बात देखने की है कि ये मार्केट का जो खेला है ना, ये पेंशन के लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता है। ठीक है साहब, कुल मिलाकर के ये सारी बातें, तो एनपीएस और यूपीएस के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो जो लोग 1 जनवरी के बाद लगे हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा, ये मैं आपको बता चुका हूं। सारी बातें तो लगभग मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, डन। इस पर अपोजिशन का क्या कहना है? खड़गे साहब ने अपनी तरफ से कहा है कि यूपीएस में जो यू है उसका मतलब है मोदी सरकार का यू टर्न। बोले क्यों? क्योंकि अभी 4 जून के बाद मोदी सरकार का एरोगेंस घिर गया है। हम लंबे समय से डिमांड कर रहे थे कि हमको ये पेंशन मिलनी चाहिए। अब सरकार ने ये वाली जो चीज की है, ये अपने आप में ये दर्शाती है कि जब ओपीएस का पहले विरोध कर रहे थे, अब उन्हें ओपीएस जैसा कुछ लाना पड़ा। हम सरकार को इसी तरह से पलटाते रहेंगे। तो ये तो हो गया साहब इनका कहना, यानी इन्होंने जवाबदेही सरकार बना दी है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। ठीक है, इसी बीच में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी का कहना है कि ऐसे में ओल्ड पेंशन स्कीम की तो बात ठीक है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जैसा बनाने का प्रयास किया है, लेकिन सैनिकों के बारे में क्या? उनके बारे में यहां कोई बात नहीं की गई है। इन्होंने यहां पर उस बारे में बात की। कांग्रेस के नेता राशिद अलवी कहते हैं कि जो काम सरकार को पहले कर देना चाहिए था, अब वो दबाव में आकर कर रही है। अब इस बात पर सरकार का भी तो एक मतलब सत्य होगा। सरकार कह रही है कि भैया चुनाव के समय करते तब तो समझ में आता कि दबाव में आ गए, जब चुनाव नहीं बचे उस समय कर रहे हैं तो इसका मतलब तो साफ है कि हम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कर रहे हैं। राज्य सरकारों की तो अपनी मंशा है कि वो इसको करना चाहते हैं कि नहीं। 23 लाख कर्मचारियों के लिए कर रहे हैं। इलेक्शन लोकसभा के थे, तब अगर करते तो समझ में आता कि आपके दाब में आ गए, डर गए कि आपका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ गया। लेकिन जब इलेक्शन नहीं है, सब न्यूट्रल कंडीशंस चल रही हैं, उस समय इस योजना को लाए हैं। अगर आपको लगता है कि अभी भी डर कर लाए हैं तो फिर तो भैया आपका डर ही है जिससे शासन चल रहा है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने तरीके से बातें कर रहे हैं। कुल मिलाकर के कहने का अर्थ यह है कि ये एनपीएस से बेहतर है। ये समझाने में हर आदमी, यानी कि एक तरह से अपोजिशन भी खुश है कि यूपीएस आ गया तो एनपीएस से बढ़िया हुआ। ठीक है, क्योंकि यहां पे गारंटेड पेंशन की बात हो रही है। ठीक है, तो उम्मीद है ये आप लोगों को बात। अच्छा, और महाराष्ट्र ने अपनी तरफ से ये कहा है कि वो अपने राज्य में एनपीएस के बाद अब यूपीएस को लागू कर रहा है। तो यानी अब केंद्र की देखा देख अगर राज्य सरकारें भी इसे लागू करती हैं तो उनमें महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है जिसने केंद्र की तर्ज पर यूपीएस लागू कर दिया है। यानी महाराष्ट्र के जो भी वो हैं कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। इस पर भी राजनीति हो रही है। महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहे हैं, तो इलेक्शन होने हैं, तो ऐसे में भविष्य के इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए वहां पर भी ओपीएस की डिमांड उठती। ओपीएस की डिमांड उठती तो देखो यहां पर यूपीएस आ गया। यूपीएस आ गया तो ऐसे में अपोजिशन का एक बड़ा पॉइंट जो है वो डाइल्यूट हो गया, क्योंकि वहां पर अपोजिशन लोगों को प्रॉमिस कर रही होती कि हम आपको ओपीएस देंगे। तो यहां पर ओपीएस का जैसा ही कुछ मिल गया, अश्योर्ड गारंटी मिल गई, तो ये अपने आप में अपोजिशन का एक बड़ा पॉइंट जो है वो लूज हो गया। ऐसा यहां से निकल कर आ रहा है। ठीक है, बाकी आप लोगों की क्या राय है इस विषय पर जरूर रखें। हमारे अपने कोर्सेज के लिए आप अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर मेरे द्वारा पढ़ाए हुए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के बढ़िया कंटेंट यहाँ पर उपलब्ध है साल भर की वैलिडिटी के साथ, और 16 सब्जेक्ट का आरएएस का फाउंडेशन बैच भी उपलब्ध है, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर तमाम प्रकार के एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं, आप उन्हें एक्सेस करें। हमारे हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध हैं, उन्हें भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरी अथवा कमेंट हो तो कृपया करके